जेएनयू में इंटरव्यू को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। अब जो एमफिल और पीएचडी में सीट कट हुए हैं और जो फ़ी हाइक हुआ है उसको लेकर पिछले 4 दिनों से जो जेएनयू के छात्र हैं वो एडमिन ब्लॉक पे बैठे हुए हैं। वाइस चांसलर तक को यहाँ आने नहीं दे रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि गेट पर इन लोगों ने कब्जा जमा रखा है। यहीं इन्होंने दरी डाल रखी है और यहीं सो रहे हैं, यहीं रह रहे हैं। से नो टू यूजीसी गैजेट और तमाम तरह के पोस्टर जो जेएनयू की अपनी पहचान है उस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। छात्र यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार इन लोग 4 दिनों से यहाँ वाइस चांसलर को जो जेएनयू प्रशासन है उनको अंदर एंट्री नहीं करने दी जा रही। इन लोग की मांग है, जो पहले से मांग थी, कि जो वाइवा का नंबर है 30 उसको कम किया जाए और उसके बाद उस पर कोई फैसला अभी तक नहीं आया। जिस तरह से खबरें आ रही थी कि जो 30 नंबर है वाइवा का उसको 20 कर दी जाएगी। उसके बाद 3 लेयर के जो इंट्रेंस टेस्ट हैं उसको कर दिया गया है पीएचडी दाखिले और एमफिल में दाखिले के लिए, वो एक मामला है। और सीट कट हुआ है, मतलब कम संख्या में पीएचडी के में दाखिले होंगे, एमफिल में दाखिले होंगे। तो इसको लेकर लगातार यूनाइटेड ओबीसी फोरम जो जेएनयू में छात्र संगठन है और भी तमाम तरह के छात्र संगठन है जो लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे। बापसा जो है, जो पिछली बार जिन्होंने जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था उसमें बेहतर परफॉर्मेंस किया था, इन लोगों का कहना है कि जो सीट कट है और जो वाइवा है उससे एक जाति आधारित भी शोषण होता है और जिस तरह से वाइवा का मार्क्स ज़्यादा रहेंगे तो जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो बहुजन समाज के छात्र हैं वो कम संख्या में आएंगे। तो क्या लग रहा है कि आप लोग 4 दिन से बैठे हुए हैं, जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई पहल हुई है? देखिए, ये जो हम लोगों ने ब्लॉक का कॉल दिया हुआ है, इसमें हमारे जो सस्पेंडेड स्टूडेंट कमेटी है उसकी तरफ से, कंसर्न स्टूडेंट हैं जो हमारे इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से, और तमाम जो हमारे साथ संगठन है उनकी तरफ से ब्लॉक का कॉल दिया गया। अच्छा, ये कॉल हमने मजबूरी में दिया हुआ है जब वाइस चांसलर से हमारी 5-6 बार बात हो चुकी है और उस पर वो सीट कट पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। किस तरह से सीट कट हुआ है, थोड़ा सा समझाएंगे विस्तार से? इसमें ये हुआ है कि कुछ सेंटर्स ऐसे हैं, 12-13 सेंटर्स हैं जिनमें से आने वाले टाइम में 2-4 सीट निकलेंगी, या कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें अभी अमूमन कितनी सीटें आती हैं? अभी जैसे किसी सेंटर में 35 है, किसी में 40 हैं, यानी कि तो सीधा 35-40 सीटों से 3-4 सीटें कर दी गई। हाँ, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें 0 सीट भी कर दी गई ये है। यूजीसी का गैजेट की वजह से हो रहा है या सिर्फ जेएनयू प्रशासन इस तरह के कदम उठा रहा है? देखिए, वो यूजीसी गजट तो हर जगह लागू है, लेकिन जो सीट कट का मामला है वो जेएनयू प्रशासन यूजी गजट को आगे रख के कर रहा है। जबकि इसमें नुकसान है वंचित तबका का, जो रिजर्वेशन का मामला है, अगर 5 सीट से ज़्यादा नहीं रहेगा तो उसमें रिजर्वेशन आपको मिलेगा नहीं, तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान एससी एसटी। ये देखिए, एक बड़ा खेल है ये, लगातार चाहे वो प्रोफेसर की भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, सीटें इतनी कम कर दी जाती है कि वहाँ आरक्षण इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ये जो साजिश है ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बहुत पहले से हो रही है। जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ तमाम तबके के छात्र हैं, तमाम मजहब के छात्र हैं, तमाम जाति के छात्र हैं और वो जल्दी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जानबूझकर किया जा रहा था कि आरक्षण इम्प्लीमेंट करने की नौबत ही ना आ पाए? देखिए, सही बात, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा शंभू जी। इसमें एक बात है, आपने 1-2 साल पहले, 1 साल पहले भागवत जी का बयान सुना था, या मनमोहन वैद्य जी का। ये लोग पूरा आरक्षण के खिलाफ हैं और उसी की कड़ी में इन्होंने देखा है कि अगर सीट कम करेंगे तो उसमें रिजर्वेशन का हमको कम देना पड़ेगा। और जो हायर एजुकेशन में आप देखेंगे, हायर एजुकेशन में अभी वंचित तबका आना स्टार्ट किया था, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का, लेकिन उसकी वजह से अगर सीट कट कर देंगे तो उनकी एंट्री रुक जाएगी। तो यही हो रहा है कि जो द्रोणाचार्य जी पहले एकलव्य का अंगूठा मांगते थे, आज हमारे वाइस चांसलर बैठ के सीट कट करके हमारे लोगों का अंगूठा मांग रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत गंभीर आरोप है। समझिए कि 35-40 जब छात्र थे तो आरक्षण इम्प्लीमेंट हुआ था, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र आते थे, अब सीटें कम कर दी जाएंगी। तो ये एक बड़ा डर है। जिस तरह से सरकारी नौकरी है, प्रोफेसर की नौकरी है, तमाम तरह के सरकारी नौकरियों के बदले एडहॉक बेसिस पे लोगों को रखा जाता है, उसमें आरक्षण इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो लगातार एक बड़ी साजिश हो रही है, चाहे वो सरकार किसी पार्टी की हो। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, जेएनयू में जब से नई वाइस चांसलर आए हैं, जेएनयू एक ऐसी जगह है जहाँ ओबीसी आरक्षण को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई चली थी, उसके बाद आरक्षण यहाँ इम्प्लीमेंट भी हुआ। जेएनयू को एक लिबरल संस्थान के रूप में देखा जाता है, लेकिन अब जिस तरह से परत दर परत यहाँ की खबरें आ रही है उससे साफ है कि यहाँ भी वही सब करने की लगातार कोशिश हो रही है। क्या लग रहा है आपको कि इसके बाद आरक्षण को लेकर ही ये पूरी कोशिश है कि आरक्षण इम्प्लीमेंट ना करना पड़े,
इसलिए सीट ही कम कर दी जाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एसआईएस में पढ़ता हूँ, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में। वहाँ एक सेंटर है रशियन स्टडीज़। पिछले साल उसमें 41 सीट लिया गया था और इस बार जेएनयू की साइट पे जो वैकेंसी आई है वो उसमें तीन वैकेंसी दिखाई हुई हैं और लगभग आधे से ज़्यादा सेंटर ऐसे हैं जिसके अंदर में 0 सीट हैं और 0 सीट के साथ ही साथ में वैकेंसी माइनस में गई है। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर में वहाँ पे वैकेंसी वहाँ पर एडमिशन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, 3 सीट अगर देते हैं, अगर कहीं पर 1-2 सीट उन्होंने दी भी हैं कि किसी सेंटर में अगर वैकेंसी है तो वो 3 सीट हैं। 3 सीट के अंदर में कहीं भी रिजर्वेशन नहीं लागू होगा। एससी को देंगे, वो एसटी को देंगे या फिर ओबीसी को देंगे, किसी को नहीं देंगे। वहाँ पर सिर्फ जनरल आएगा। कहने का मतलब ये है कि पूरे तरीके से जो वंचित तबका है, जो गाँव से आता है, देहात से आता है और जो ऐसा तबका जिसको सदियों से वंचित रखा गया था, उनको एक बार फिर से ये पढ़ाई से दूर रखने की एक साजिश रची जा रही है जिसके खिलाफ हम हैं। देखिए, ये खबरें आपके टीवी चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी, अखबारों में प्रमुखता से नहीं छापी जाती है, लेकिन एक बड़ा मसला है ये, खासकर उन लोगों को जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जो इक्वालिटी की बात करते हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो नेता हों, चाहे समाज के बुद्धिजीवी हों, कि अगर आपके देश में हायर एजुकेशन में उन लोगों की भागीदारी खत्म कर दी जाएगी जो साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी शोषित रहे हैं, वंचित रहे हैं, तो फिर वही एक इस तरह की स्थिति हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, इस खबर को देखिए और जो यहाँ के छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए कि एकाएक जिस तरह से जेएनयू जैसे संस्थानों में और तमाम जो हायर एजुकेशन के संस्थान हैं उसमें जिस तरह से सीट कट किए जा रहे हैं, उससे साफ है कि जो आपकी आने वाली नस्लें हैं वो हायर एजुकेशन से वंचित रहेगी और ख़ासकर इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाओं पर पड़ेगा और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाएंगी। इस तरह की बातों के पीछे कहा जा रहा है कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, कम छात्र आएंगे तो क्वालिटी इम्प्रूव। बताइए, 125 करोड़ देश की आबादी है, युवाओं की संख्या ज़्यादा है, उन्हें पढ़ने से ही रोक दिया जाएगा तो वो किस तरह की क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं? ये इस तरह से तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो छात्र हैं वो कॉलेज से बाहर रह जाएंगे, यूनिवर्सिटी से बाहर रह जाएंगे, तो किस तरह की क्वालिटी इंप्रूव की बात हो सकती कही जा रही है? एक तो ऐसी शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, उसमें कुछ सरकारी संस्थान ही ऐसे रह गए हैं जहाँ लोग आके हायर एजुकेशन लेते हैं। जेएनयू में उसमें खास अहमियत है, लेकिन जिस तरह से सीट कट किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि एक नई तरह की साजिश हो रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वंचित तबके के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, वो कॉलेज ना पहुंच पाए, यूनिवर्सिटी ना पहुंच पाए? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि सारे बहुजन को रोकने, पढ़ने से रोकने के लिए ये सब सारी चीज़ें लाया जा रहा है। यहाँ तक कि डिमोनाइजेशन से लेकर के अभी तक जो जेएनयू में चल रहा है, जो यूजीसी गैजेट्स ला करके बहुजन को रोका जा रहा है, जिस तरीके से ये माइंडसेट बनाया जा रहा है लोगों में और ये पैदा किया जा रहा है कि इन लोगों को वंचित रखा जाए, यहाँ से दूर रखा जाए, एजुकेशन से दूर रखा जाए, ताकि ये वो मनुस्मृति वाले ही फॉलो कर रहे हैं। मनुस्मृति को पूरी तरीके से ये लोग फॉलो करना चाह रहे हैं आज भी, जो बहुत पहले घट चुकी है। आज देखिए आप मनुस्मृति को पहले भी उसमें मना किया गया है कि आप धन नहीं रख सकते हैं, एजुकेशन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आज वही स्थिति पैदा कर दी गई है देश में, पूरे स्टेट में यही लागू है। ये कहीं कहीं तो ये है कि आप पढ़ ही नहीं सकते और आपको कॉलेजेस में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा जनरल भरा हुआ है कि बिना पढ़े ही उन लोगों को डिग्रियां भी दे रहे हैं आजकल। ऐसे है, बिहार में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ऐसे ही दिया जाता है उन लोगों को। आज उसमें भी बहुजन को आज जहाँ पे भी पढ़ने का मौका था उसमें भी अब बहुत ज़्यादा कटौती होती जा रही है। जो आप लोग की मांग थी वाइवा वोसे का नंबर कम करने का, उस पर कोई समझौता हुआ है? देखिए, उसमें जो इन्होंने किया हुआ है 80-20 का तो इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के पे पास किया, लेकिन उसमें भी एक इन्होंने जोड़ दिया है जो 3 लेयर में अब एग्ज़ाम कर दिया गया। एक तो पहला इन्हें क्वालिफाइंग किया हुआ है, दूसरा का नंबर्स और तीसरा का इंटरव्यू। तो ये जो 3 लेयर में है ये भी हम लोगों को स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो नाफे कमेटी है, जो नाफे कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि वाइवा का मार्क्स जो 30 से 15 किया जाए और जो रिटन का मार्क्स है वो 85 किया जाए 100 से। तो एक तो हमारी मांग तो इस पर जो जुंटा है, जो उनकी क्या राय है? क्या प्रोफेसरों का जो समर्थन है वो आप लोग के पक्ष में है या वो जेएनयू प्रशासन के पक्ष में? देखिए, अभी तक लिखित तो हमारे पक्ष में कोई अभी ऐसा जेनुटा का आया नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं कि जेनुटा हमारे साथ आएगा, जिससे हमारे मूवमेंट को कुछ बल मिलेगा। कि सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिस के नाम पर जो जावेडकर जी आज कर रहे हैं, जावेडकर जी का भी कुछ दिन पहले बयान भी आया था, उन्होंने बोला था कि बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जेएनयू को ही क्यों प्रॉब्लम है इसमें। तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ अपने लोगों को कि जेएनयू ऐसा संस्थान है जहाँ रिसर्च ज़्यादा होती है। यहाँ पर एमए के बीए के बच्चे कम होते हैं, रिसर्च के बच्चे ज़्यादा हैं। तो आप पहले ये देखिएगा कि जहाँ रिसर्च हो रही थी 5000 स्टूडेंट की, वहाँ पर अब आप 100 सीट और 50 सीट निकालेंगे साल में, तो एक पूरी तरह से आप उस
ढांचे को ढा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना था तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना था आपको। देखिए, ये बड़े- एक सेकंड में बता, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट कम से कम 500 प्रोफेसर से लेकर 600 प्रोफेसर तक का करना था, तब जाके आपको सीट कट प्रभावित नहीं होता। ये भारत में ही हो सकता है कि पूरी दुनिया में जब आबादी बढ़ती है तो नए कॉलेज खोले जाते हैं, सीटें बढ़ाई जाती हैं। भारत में इस तरह से पहली बार हो रहा है कि सीटें कम की जा रही है। आपके देश की आबादी बढ़ रही है, पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, ज़्यादातर युवा और लड़के लड़कियां सब कॉलेज यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। कुछ ऐसे वंचित तबका SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाएं जो पहली बार जो स्कूल कॉलेज आ रही हैं और वो सीट कट किया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं जितना आसान ये खेल आपको दिख रहा है उतना आसान खेल है नहीं। दरअसल पूरी कोशिश है कि जो आरक्षण है उसको किसी तरह से बेसिर पैर का किया जाए, उसको दंत विहीन किया जाए, जो नख विहीन है वो किया जाए। आरक्षण न लागू करने के लिए कई तरह के तरीके ईजाद किए जाते हैं इस देश में। सरकार कोई भी आए ये सब कवायद चलती रहती है। सरकारी नौकरियों को एडॉक पे शामिल एडॉक कर दिया गया, उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता आरक्षण का। अब जो मंडल कमीशन के लागू होने के बाद उसके बाद जब अर्जुन सिंह थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया। जो OBC का आरक्षण था वो एक बड़ा मसला था, SC ST का आरक्षण था वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो आरक्षण को लेकर लगातार इस तरह से जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, पहले आरक्षण के खिलाफ बहुत सारी बातें कही गई, लेख लिखे गए, आज भी कहा जाता है कि आरक्षण से मेरिट कहीं दब रहा है। जब ये सारी बातें पुख्ता तरीके से साफ हो गए कि आरक्षण जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरिट का उससे बहुत ज़्यादा कोई संबंध नहीं है, वो एक संवैधानिक अधिकार है, वो लोगों को डिस्पैरिटी जो है, जो सामाजिक खाई है उसको भरने की कोशिश है। अब इस तरह के साजिश समझिए, और खासकर JNU जैसे संस्थानों से इसलिए होता है कि आरक्षण के पक्ष में भी JNU जैसे संस्थानों से ज़्यादा प्रखर तरीके से, ज़्यादा मुखर होकर छात्र आवाज़ उठाते हैं। क्या लग रहा है कि अगर यही हाल रहा तो जो SC ST OBC के छात्र हैं वो अब कॉलेज के गेट से बाहर ही रह जाएंगे? यदि ये गजट नोटिफिकेशन जो आया है UGC का, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आती रही, इम्प्लीमेंट करते रहे, तो मुझे लगता है कि जैसा आप कह रहे हैं ऐसा पूरा पॉसिबल है। क्योंकि जैसा कि डेटा कहता है हमारा कि हायर एजुकेशन में 65% to 70% जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हायर एजुकेशन की इनरोलमेंट हो चुकी है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में तो रिजर्वेशन है ही नहीं, तो 70% जो हायर एजुकेशन है दैट इज़ गोइंग टू जनरल स्टूडेंट्स मोस्टली, क्योंकि जो गरीब तबके के छात्र हैं वो तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाते। जो 20% जो सरकारी संस्थान बचे हैं उनमें इस तरह के आप रूल रेगुलेशन ला के आप चाह रहे हैं कि पूरी तरह रिजर्वेशन ही नहीं, कोई गरीब तबका है, जैसे आप फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश है कि आप जो एक्ट इस तरह से लाएं या डायरेक्ट आप फंड कट करें कि आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को ही धीरे धीरे ख़त्म कर दीजिए। और उसमें JNU हमेशा इस पब्लिक फंडिंग को जो कम करने की कोशिश है, रिक्रूटमेंट ना करने की कोशिश है, जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को और इस तरह की जो एड हॉक पर जॉब्स हैं उनको कभी बढ़ावा नहीं दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें जो JNU में स्पेशल हैं, यदि JNU को ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटीज़ के बराबर ला के खड़ा ना किया जाए, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना रखा जाए, तो फिर उनके लिए राह आसान हो जाएगी। क्योंकि JNU हमेशा इसके लिए लड़ता है कि नॉट ओनली वी रिमेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट अदर यूनिवर्सिटीज़ को भी JNU के लेवल तक लाए। तो अगर आप TV देखते हैं और आपको JNU के बारे में सिर्फ यही कहानी बताई जा रही है कि एंटी नेशनल जगह है, लेफ्ट का अड्डा है, ये है वो है, तो आप समझिए कि JNU इस देश में बहुत ज़रूरी है। और JNU जैसे हज़ारों संस्थान खुलने चाहिए ताकि आपके देश में जो विरोध की आवाज़ है वो मजबूत हो, आपके देश में समाज वैज्ञानिक पैदा हो। JNU में हर तरह की पढ़ाई होती है, यहाँ दवाई की भी खोज होती है और समाज वैज्ञानिक भी पैदा होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ाई जाती है। लेकिन सबके बावजूद एक सामाजिक समझ होती है JNU जैसे संस्थानों की वजह से, जहाँ वंचित, शोषित और जो दबे कुचले हुए लोग हैं उनके पक्ष में भी आवाज़ें उठती हैं। इसलिए JNU के बारे में समझिए और सोचिए, और अपने डाइनिंग टेबल पर जब आप बैठते हैं और जब आपको कहा जाता है कि सरकारी पैसे से JNU चलता है और वहाँ तमाम तरह की बातें कही गई है, JNU के छात्राओं के बारे में कही गई है, JNU में सिगरेट, शराब, तमाम तरह की चीज़ें कही गई है। बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार JNU के बारे में जानिए, पढ़िए और यहाँ से जो लोग निकले हैं उनके बारे में जानने के समझने की कोशिश कीजिए। JNU जैसे संस्थान नहीं होंगे तो आपके देश में जो गहरी खाई है, जातिगत भेदभाव के जो गहरी खाई है, जहाँ जाति के आधार पर आज भी भेदभाव होता है, JNU में भी होता है, उसको ख़त्म करने की भी आवाज़ यहीं से उठती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि JNU जैसे संस्थान हो और हायर एजुकेशन में लोग आएँ।
बाबा साहब अम्बेडकर जातिगत भेदभाव के खिलाफ इसलिए लड़ पाए क्योंकि उन्होंने दुनिया की बेहतरीन शिक्षा ली थी। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे, पढ़ाई किए थे। आपको अपने समाज में, आपको अपने साथ, आपको पूरी दुनिया में शोषण का जो तरकीब है, जो सत्ता पक्ष होता है, जो रूल करता है, जो नए नए तरीके शोषण की ईजाद करते हैं, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं। नहीं तो आपकी स्थिति वही हो जाएगी कि एक आदमी आएगा और वो तमाम तरह की जुमलेबाजी करेगा और आप उसकी बातों में आते रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जेएनयू जैसे संस्थान आबाद हो, आबाद रहें और तमाम वंचित तबके के लोग यहाँ आके हायर एजुकेशन ले, पढ़ाई करें, ताकि जो शोषित है, वंचित है, जो दबे कुचले हैं, जिसके साथ अन्याय होता है, उनके पक्ष में आवाज़ उठती रहे। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, जेएनयू, दिल्ली।